गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज अच्छा वाला कूलिंग इन्वायरमेंट है आज, तो लगातार पढ़ लेते हैं और लगातार जहाँ जहाँ से आपके कोई क्यूरीज होंगे वो भी जानेंगे। जो भी अपन जो कंटेंट बाई जो चीज़ें लेके चले थे वो सारी अपनी लगातार रन है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ऑफलाइन मोड जो है उसके जैसा क्लासेज जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में मिल रही है। गुड आफ्टरनून नवरत्न, सतपाल, ममता, आप सभी वेरी गुड आफ्टरनून। लगातार जुड़िए और यहाँ से आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आप देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा है कि सिलेबस को ज़रूर देखिए आप, और सिलेबस में ये भी मिलान करते रहें कि अपन कहाँ तक आ गए हैं, मतलब जो चलते चलते अपन कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अपन आज इस बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहले तो उस बिंदु को छाप लेते हैं अपन बोर्ड पे, जिससे अपने को पता चल सके हाँ कि अपन किस बिंदु पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये क्या है, कैसे बना है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, वो सारी की सारी बातें जो है वो अपन शामिल करेंगे। साथ ही आपको इसकी अंग्रेजी जो है वो भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। अंग्रेजी वाले नाम आपने ध्यान रखे तो ये आराम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अंग्रेजी वाले नामों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से जो भी सारी बनेंगी उन सब को अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आप बिंदु देख चुके हैं आज कि किस बिंदु पे अपन बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक से अपन बात करेंगे और इस टॉपिक पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगी, उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज का अपना टॉपिक देख लीजिएगा। इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहेंगे, स्पाइसेज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जैसा आप इसको बनाना चाहें, जैसा आप इसको नाम देना चाहें, उस बिंदु पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी वो आप इसको स्पाइसेज पढ़ सकते हैं या स्पीसीज पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रजातियाँ। इसका मतलब होता है प्रजातियाँ, यानी किसकी प्रजातियाँ, तो उसको अपन यहाँ टाइटल के रूप में ले लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, प्रजातियाँ। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये बनेगा पुस्तकालय, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ, पुस्तकालय वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ जो है उसका अपन यहाँ क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे, और इसको किन किन रूपों में बांटा गया है या इनके क्या क्या नाम हैं, उन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको यहाँ से सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पुस्तकालय जो है वो क्या करता है। देखो सीधे सीधे याद रखिएगा कि कोई भी पुस्तकालय जो है वो इन प्रजातियों का जो नामांकन है या विवरण जो है या उसको धारण करने का जो काम है वो किस आधार पे करता है। तो आप 3-4 छोटे छोटे शब्द जो है वो आपको याद रखिएगा। एक तो शब्द है पुस्तकालय का आकार, दूसरा बात करें दोस्तों तो पुस्तकालय का संग्रह है, दूसरा अपन याद रखें तो आप याद रखिएगा पुस्तकालय का संग्रह, और तीसरी बात करें तो पाठक। तीसरी बात करें दोस्तों तो ये क्या है भाई, पाठक है। इसको आप लीजिए आकार, ढांचा कैसा है। लाइब्रेरी का नाम तो है नेशनल लाइब्रेरी मान लीजिए, और वहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं कोई साधारण, तो कहने का मतलब वो अपने नाम के क्या नहीं हो पाएगा, अनुकूल नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम के अनुकूल होने के लिए सबसे पहली बात उसका आकार, उसमें संग्रह किन किताबों का कलेक्शन किया गया है, और वहाँ पर पाठक जो आते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, इनके आधार पर, इन तीनों चीज़ों के आधार पर क्या किया जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के आधार पर पुस्तकालय या वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति का चयन किया जाता है। वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति का क्या किया जाता है, वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति का चयन किया जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे हैं दोस्तों ये प्रजाति से क्या मतलब है या प्रजातियों से क्या मतलब है, तो आप इसको सीधा सीधा ले लीजिएगा। ये है प्रजातियों का मतलब प्रकार, ये है प्रजातियों का मतलब क्या भाई, प्रकार। यानी आप इसको सीधा सीधा ही बना सकते हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। अब प्रकार में आपको याद रखने पड़ेंगे, देखो प्रकार में आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अपन दोनों बाइलिंगुअल करते हैं जिससे आपको ये क्या हो सके, ये याद हो सके, ठीक है ना।
तो अपने को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपन चलते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा वर्गीकरण पद्धति का पहला प्रकार, जिसका नाम बन जाएगा क्या भाई, जिसका नाम बन जाएगा शुद्ध परिगणनात्मक। जिसका नाम बन जाएगा क्या भाई, शुद्ध परिगणनात्मक। शुद्ध परिगणनात्मक, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे वो भी अपन बात करेंगे दोस्तों। शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, नाम तो ऐसा बन जाएगा। पहला हो जाएगा शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण। क्या है शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण, तो उसको अपन यहाँ ले लेते हैं दोस्तों। इसका बना लेते हैं थोड़ा सा। इसकी अंग्रेजी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि अंग्रेजी अगर आपके यहाँ से ध्यान में रही तो हिंदी में आप नहीं कर पाए तो वो अंग्रेजी वाले नाम जो है वो आपको करवा देंगे। जैसे यहाँ पर शुद्ध परिगणनात्मक है दोस्तों, इसको आप अंग्रेजी में लीजिएगा तो ये बनेगा एन्यूमेरेटिव। ये बनेगा क्या भाई, एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। ये बनेगा क्या भाई, एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। यानी आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार। आपने ऐसा नाम डाल दिया और नाम देके अगर आपने गिना तो पहला बनेगा वो बनेगा एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। हिंदी में लेंगे तो हिंदी में बन जाएगा क्या भाई, शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति। ठीक है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों दूसरा प्रकार। तो दूसरे प्रकार का आप नाम याद रखिएगा, वो बन जाएगा क्या भाई, वो बन जाएगा लगभग परिगणनात्मक। वो बन जाएगा क्या, तो आप याद रखिएगा लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। दूसरा जो प्रकार बन जाएगा वो बन जाएगा लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण जो है उसका भी आपको अंग्रेजी ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप इसकी अंग्रेजी ध्यान में रखेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा ना, लगभग को आप रख लीजिएगा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एन्यूमेरेटिव, ऑलमोस्ट एन्यूमेरेटिव, एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। ये कौन सा प्रकार है दोस्तों, यह है दूसरा प्रकार है। एन्यूमेरेटिव क्या है भाई, क्लासिफिकेशन, यानी बोले तो कौन सा प्रकार, दूसरा प्रकार। यानी दो प्रकार हो गए हैं और बढ़ेंगे। देखो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार, तो तीसरा आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। तीसरे से आप सीधा सीधा याद रखिएगा। देखो तीसरा एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन आ गया है। देखो तीसरा आप लीजिएगा, पहले तो हिंदी नाम लीजिएगा। ये बनेगा दोस्तों क्या, तीसरा बन जाएगा लगभग, लगभग पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। तीसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। ये कौन सा है दोस्तों, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये तीसरा है। इसको भी अपन अंग्रेजी में कर लेते हैं। देखो इसको भी अंग्रेजी में कर लेते हैं। तो आप यहाँ से जो ऊपर ऑलमोस्ट लिखा था या ऑलमोस्ट लिखा था वो तो आपको याद रखना ही है। ऑलमोस्ट के बाद में आपको रखना है ऑलमोस्ट फेसेटेड, ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन। ये तीन इसके क्या है भाई, महत्वपूर्ण प्रकार है। तीन के बाद में अपन तीन को और जोड़ेंगे दोस्तों। वो तीन जो है वो पूरे के पूरे किसके साथ जुड़े हुए हैं, सीसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो तीन प्रकार तो हैं ये, यानी शुद्ध परिगणनात्मक एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन, लगभग परिगणनात्मक बोले तो ऑलमोस्ट एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन, और लगभग पक्षात्मक तो ये ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन। अब इसके जैसे ही जैसे प्रकार करेंगे दोस्तों, तो सीसी कर लेते हैं। यहाँ अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, एक नया पेज लेते हैं जिससे तीनों क्या लिखे जाएंगे, देखने में सुंदर लगेंगे और अच्छे तरीके से लिखे जाएंगे। यानी प्रकार की बात करेंगे तो आप प्रकार को आप ध्यान में रखिएगा। प्रकार नंबर बन जाएगा क्या, प्रकार नंबर बन जाएगा 4। यानी किसके प्रकार हैं दोस्तों, ये किसके प्रकार हैं, तो आपको याद रखने हैं ये सारे के सारे जो हैं ये वर्गीकरण की पद्धतियों के क्या हैं भाई, प्रकार हैं। ठीक है, तो पीछे अपन ने 3 शामिल कर दिए, शामिल करते हैं चौथा। चौथे को में आपको नाम याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये हिंदी में रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये बनेगा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, पहला नाम बन जाएगा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। पहला जो नाम बनेगा वो बनेगा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। पहला नाम यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरे में आप आएंगे दोस्तों, तो दूसरे में आपको आते ही आपको रखना है यहां पर, ये बन जाएगा, मैं इनकी अंग्रेजी भी लिखूंगा, एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। दूसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। दूसरा जो बनेगा ना वो एकदम से सारगर्भित है। सारगर्भित का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, कैसे कैसे आप इनकी परिभाषाओं को याद रखेंगे, वो सारी बात करेंगे। और तीसरा जो बनेगा ना वहाँ पर नाम आ जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। इनकी अंग्रेजी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अंग्रेजी से ही ये क्या होंगे दोस्तों, ये याद होंगे।
इसके बाइलिंगुअल आप इसको पढ़ेंगे ना लाइब्रेरी साइंस को, तो बाइलिंगुअल में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि बाइलिंगुअल पढ़ें। इसकी अंग्रेजी करें दोस्तों तो ये बनेगा रिजली फेसेटेड, रिजली फेसेटेड क्लासिफिकेशन, रिजली फेसेटेड क्लासिफिकेशन पहला जो बनेगा दोस्तों इसका, तो वो आप याद रखिएगा, रिजली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो वही तरीका वो बन जाएगा ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। दूसरा जो बनेगा वो बन जाएगा ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हो गया। बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर पे जो तीसरा इसका पार्ट है सीसी का, तो उसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पूर्णतः लिखा है तो पूर्णतः का फुल्ली के बाद में फ्रीली यानी फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। ये इनके नाम क्या है दोस्तों, अंग्रेजी में है। मैं इन सब का परिचय करवाऊंगा आपको कि कौन सी क्लास जो है उसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, इसमें किसका स्वरूप कहाँ शामिल रहता है, उन सब की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जो लिए हैं वो लिए हैं वर्गीकरण की पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ या पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार, ऐसा अपन क्या लिए हैं यहाँ पर स्वरूप शामिल किए हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के क्या है भाई, प्रकार है, और वर्गीकरण का प्रकार जो है वो मुख्यतः 6 रूपों में है। शुद्ध परिगणनात्मक यानी आप नाम से पढ़िएगा, लगभग परिगणनात्मक, लगभग पक्षात्मक, 3 इधर थे और साथ में 3 जो है 4 5 6 अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक और पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक जो है वो यहाँ पर है। देखो केवीएस में एक प्रश्न यहाँ से 101% आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, आप उसको कैसे अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैं सबकी बात करूंगा यहाँ पर, सबको शामिल करूंगा। सबसे पहले जिसको अपन लेंगे, सबसे पहले जो प्रकार में अपन लेंगे दोस्तों वह क्या है, तो वह है शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण। वह क्या भाई, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण। सबसे पहला जो स्वरूप है वह है क्या भाई, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण। इसमें अपन बात शामिल करेंगे ये होता क्या है, किसे कहेंगे, कौन कौन सी स्कीम है, बेक कर दीजिए, बेक कर देंगे। देखो बहुत सी बात जो है वो शामिल करेंगे। शुद्ध परिगणनात्मक यानी इसको आप अंग्रेजी में लीजिएगा, यही वही तरीका एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन है, एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन है दोस्तों। कैसे कैसे आपको याद रखना है एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन को, एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन है ये वास्तव में होता क्या है, मैं इसको आपको लंबे समय तक आपको याद रहे ऐसा इसमें अपन क्या लेते हैं, मेथड लेते हैं। देखो लंबे समय तक अपने को याद रहे वैसा स्वरूप आप लीजिएगा दोस्तों। ये कैसे, यानी आप यहाँ पर सीधी सीधी याद रखिएगा कि वर्गीकरण की इस पद्धति में, यानी सीधा सीधा मैं 2 4 5 बातें यहाँ पर क्या करता हूँ, शामिल करता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि वर्गीकरण की इस पद्धति में या वर्गीकरण के इस प्रकार में, वर्गीकरण के इस प्रकार में क्या किया जाता है, इस प्रकार में क्या किया जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखो इस प्रकार में क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसमें बने बनाए, इसमें क्या भाई, इसमें बने बनाए वर्गांक उपलब्ध होते हैं। इसमें बने बनाए अंकन, वर्गांक की जगह याद रखिएगा, बने बनाए अंकन क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं और इन बने बनाए अंकन के आधार पर, बनाए बनाए अंकन के आधार पर क्या किया जाता है भाई, इसमें विषयों की वर्ग संख्या, विषयों की क्या भाई, वर्ग संख्या निर्मित की जाती है। विषयों की क्या की जाती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, विषयों की वर्ग संख्या इसमें निर्मित की जाती है। यानी वर्गीकरण के इस प्रकार में या वर्गीकरण के इस स्वरूप में क्या है, बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं और जिसमें उन अंकन के आधार पर क्या की जाती है, विषयों की वर्ग संख्या जो है उसको क्या कर दिया जाता है, निर्मित कर दिया जाता है। आप यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ना, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ना या गठाना, जोड़ना या गठाने का क्या नहीं है, जोड़ना या गठाने का प्रावधान नहीं है। यानी इसमें आप सीधा सीधा याद रख लीजिएगा कि किसी भी प्रकार की वर्ग संख्या जो है उसको जोड़ने और गठाने का प्रावधान नहीं है।
यानी किस में आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार की विषय की जो वर्ग संख्या जो है या वर्गांक जो है या अंकन जो है उसमें क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का जोड़ना और घटाने का प्रावधान जो है वो इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें शामिल नहीं है। अब शामिल नहीं है इसीलिए इसका नाम क्या है, शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। ये आप यूं समझिएगा कि सर डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आता है ना, इसमें हाँ करेंगे, बात करेंगे। देखो इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा। ये आप इसको इस तरीके से समझिएगा इस मेथड को कि ये है बाजार से बना बनाया खाना लाना है और उसको क्या करना है, खाना है। आपने मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट से या कोई अपने जैसे आदमी बेचारे ढाबे से खा लेते हैं, जैसा भी है मतलब, वो आदमी क्या करते हैं वहाँ से बना बनाया खाना लाते हैं। जैसे बनी बनाई अपने दाल लेके आए, उसमें स्पाइसी है तो स्पाइसी खानी पड़ेगी। अगर वो एकदम से लाइट फूड, वो लाइट है एकदम से, मान लीजिए किसी प्रकार का उसमें तड़का नहीं, तो अपने को वैसा का वैसा ही खाना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार का अपन क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का जोड़ या घटाव अपन उसमें क्या नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते। आता ना आजकल बाजार में खूब सारे अखबार में आता है, फलानी जगह मावा पकड़ा गया। यार कैसे, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पैसे के लिए किसी के जीवन को भी दाव पे लगा देते हैं। वैसे बना बनाया स्वरूप जो है वो मार्केट से लाकर खाना भी नहीं चाहिए, पैकिंग फूड जो है वो तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यानी करने का मतलब यह एक ऐसा मेथड है जिसमें बने बनाए वर्गांक उपलब्ध होते हैं या बने बनाए अंकन उपलब्ध होता है, जिसमें विषयों की वर्ग संख्या को क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है, जिसमें जोड़ना और घटाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये ममता का देखो जवाब है, ये यहाँ पर शामिल नहीं होगा। इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा कि इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है या कौन सी ऐसी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें यह स्वरूप है, तो वो आप यहाँ से सीधा सीधा याद रखिएगा दोस्तों। एक तो आप याद रखिएगा एलसीसी को, एक तो आप याद रखिएगा किसको भाई, एलसीसी को, और एक आप याद रखिएगा किसको, आरआईसी को। यानी एलसीसी और आरआईसी जो है इसमें ऐसा ही स्वरूप क्या है, शामिल किया गया है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा नहीं है कि डीडीसी का प्रथम एडिशन जो था वो ऐसा का ऐसा ही था, ये बात पूछी नहीं गई है, तो आप इस पे ज़्यादा क्या मत कीजिएगा, ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। हाँ ये जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा कि डीडीसी का पहला संस्करण था वो इसी स्वरूप में था, यानी शुद्ध परिगणनात्मक स्वरूप में क्या था, शामिल था। मुख्यतया दो यही क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। यानी कौन दो शामिल रहेंगे, तो आप याद रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एक बात, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एक, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो बन जाएगा वो क्या है भाई, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगी, ये दोनों इसमें शामिल हो जाएंगी। ये दोनों पद्धतियां जो है इनमें बने बनाए वर्गांक जो है, अंकन जो है, बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं, जिनमें विषयों की वर्ग संख्या को क्या किया जाता है, निर्मित कर दिया जाता है, जिसमें जोड़ना और घटाने का क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है। कोई सन से रिलेटेड हो तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा ये 1904 है, ये 1904 है, और इसकी बात करें तो ये 1961 है। ठीक है, एक अपना प्रकार जो है वो कंप्लीट हो गया। शामिल कर सकते हैं डीडीसी के फर्स्ट एडिशन को, जिसका अपन ने बात की क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग, अरेंज द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, जिस नाम से वो प्रकाशित किया गया था वो भी इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि डीडीसी के पहले संस्करण का नाम याद रहना भी अपने आप में महाभारत है, लेकिन आप उसको लगातार बोलते हैं, देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग, अरेंज द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ये छपा हुआ नहीं है बोर्ड पे, सीधा सीधा आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो पहली पद्धति हो गई दोस्तों, पहली हो गई है शुद्ध परिगणनात्मक। बात करेंगे दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति, तो दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति के लिए आप नाम याद रखिएगा, ये बनेगा लगभग परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। ये नाम बनेगा क्या भाई, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। इसकी भी आप अंग्रेजी जैसा अपन ने पीछे शामिल किया है, लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। और लगभग परिगणनात्मक के लिए अपन ने सीधा सीधा ले लिया है दोस्तों, क्या सीधा सीधा ले लिया है, ऑलमोस्ट एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड है।
दूसरा जो है वो पहले से थोड़ा सा भिन्न मिलेगा। भिन्न कैसे मिलेगा उसकी अपन यहां पर क्या करते हैं, बात शामिल करते हैं। भिन्न कैसे मिलेगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, इसमें भी स्वरूप क्या है, देखो इसमें भी रेडीमेड बोले तो क्या भाई, बने बनाए अंकन उपलब्ध है। इसमें भी क्या है, तो बने बनाए अंकन उपलब्ध है, अंकन उपलब्ध है, पहली बात। साथ में आप इसको देखो, पीछे वाले को जोड़ते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। बने बनाए अंकन उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर, बने बनाए क्या है भाई, अंकन उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर क्या निर्मित किए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, जिनके आधार पर वर्ग संख्या निर्मित की जाती है। जिनके आधार पर क्या निर्मित की जाती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग संख्या निर्मित की जाती है। और यह वर्ग संख्या जो है, इसमें आप याद रखिएगा, इसमें वर्ग संख्या को सटीक बनाने, वर्ग संख्या को क्या करने भाई, सटीक बनाने, या फिर दूसरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इसमें जोड़ना, इसमें क्या भाई, इसमें जोड़ और घटाव क्या है भाई, संभव है। इसमें जोड़ और घटाव क्या है भाई, संभव है। यानी जोड़ना और घटाना इसमें क्या है, इसमें शामिल किया गया है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, इस जोड़ और घटाव के आधार पर, किसके आधार पर, तो आपको याद रखना है, जोड़ और घटाव का प्रावधान जो है वो वर्ग संख्या को अधिक सटीक बनाने, या भविष्य में उस विषय की क्या भाई, उस विषय की वृद्धि, या उस विषय को ज्यादा क्या है भाई, पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि को देखते हुए इसमें क्या संभव हो भाई, जोड़ना और घटाने का प्रावधान हो। उस पद्धति को अपन क्या कहेंगे भाई, तो उस पद्धति को अपन शुद्ध परिगणनात्मक, उस पद्धति को अपन शुद्ध परिगणनात्मक ना कहकर लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति के नाम से उसको जानेंगे। यानी लगभग परिगणनात्मक पद्धति में क्या है, पीछे से अगर आपको अंतर करना है, शुद्ध परिगणनात्मक से आपको अंतर करना है, तो उसमें जोड़ने और घटाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें जोड़ने और घटाने का क्या है भाई, पूर्णतया प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, कौन सी ऐसा मेथड है या कौन से ऐसे मेथड है जिसमें भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जोड़ना और घटाना संभव है, या वर्ग संख्या को सटीक बनाने का प्रावधान है, तो उसमें जोड़ना और घटाना संभव हो सकता है। तो एक तो आप याद रखिएगा डीडीसी, डीडीसी बोले तो 1876 वाली मेलविन डेवी जो इसके निर्माता हैं वो, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। और दूसरी आपको याद रखना है दोस्तों, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है एससी। एससी बोले तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एससी बोले तो क्या भाई, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। कौन बनाने वाले हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा, जेड डी ब्राउन इसको बनाने वाले हैं दोस्तों। कौन बनाने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा, जेड डी ब्राउन इसको बनाने वाले हैं। और ये जेड डी ब्राउन जो है दोस्तों, इसको कब बनाते हैं, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा, 1906 में इसको क्या कर देते हैं भाई, इसको बना देते हैं। तो डीडीसी और एससी दोनों कहाँ शामिल हो जाएंगी, डीडीसी और एससी दोनों जो हैं वो लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण मेथड में क्या हो जाएंगे दोस्तों, शामिल हो जाएंगे। यानी वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार, और उस प्रकार में अपन शामिल कर रहे हैं किसको भाई, उसमें अपन शामिल कर रहे हैं डीडीसी और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी एससी को। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑलमोस्ट एनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन में। प्रकार 2 हो गए हैं दोस्तों, क्या हो चुके हैं, 2 प्रकार हो चुके हैं। और यहां से आप ये लीजिएगा 101% क्वेश्चन यहां से आएगा। आपको कैसे याद है, पीछे एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया हुआ है उसकी भी मैं यहां पर बात करूंगा। सबसे पहले तो अपन लेंगे तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव। तो तीसरा महत्वपूर्ण जो अपन ने लिया था वो लिया था लगभग पक्षात्मक। तीसरा जो लिया था वो क्या है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण था वो था लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण को यहां क्या करेंगे, अपन शामिल करेंगे। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण जो है वो तीसरा प्रकार है। इस तीसरे प्रकार के में क्या होता है, और जैसा नाम से भी अपने को पता चल सकता है, देखो किस पद्धति में इसको उल्लेखित किया गया वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है क्या दोस्तों, तो ये मानिएगा ये है ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है। ये ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है। इसमें भी क्या होता है,
इसमें भी क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये भी इसको क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप इनके बारे में जहां भी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें का जो है वो क्या रहेंगे, इसमें समावेश रहेगा। आप ये जिस पे बात करें, यही प्रश्न पहले एग्जाम में क्या है पूछा गया है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। देखो ममता के जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन एक गलत और एक सही ऐसा कुछ सीन आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो यूडीसी तो शामिल हो जाएगा, सीसी शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना ममता। तो सबसे पहले तो वही तरीका अपन बात करेंगे, ये होती क्या है, ये होती क्या है, तो वही इसमें भी क्या है, इसमें भी सबसे पहले आप बात करें इस वर्गीकरण मेथड में भी क्या है, तो इस वर्गीकरण जो टाइप है इसमें आप इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी क्या है, बने बनाए अंकन है। इसमें भी क्या है, एक नाम तो सब में कॉमन सा ही आ रहा है, इसमें भी क्या है, बने बनाए अंकन उपलब्ध है। क्या है भाई, बने बनाए अंकन जो है वो इसमें भी क्या है, उपलब्ध है। बस यहाँ चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज क्या है वो आप यहाँ से याद रखिएगा कि बने बनाए अंकन तो उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें विषयों को क्या कर दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसमें विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटकर, विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटकर, विभिन्न पक्षों में बांटकर, विभिन्न पक्षों में क्या कर भाई बांटकर क्या किया जाता है, वर्ग संख्या निर्मित करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न पक्षों में बांटकर क्या किया जाता है, तो आप याद रखिएगा वर्ग संख्या को निर्मित करने का कार्य किया जाता है। वर्ग संख्या को विभिन्न पक्षों में क्या किया जाता है भाई, देखो विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटकर वर्ग संख्या को निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अब यहां से एक आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या इसमें भी जोड़ना और घटाना संभव है क्या, तो आपको याद रखना है बिल्कुल यस, इसमें भी क्या है, इसमें भी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, इसमें भी क्या है भाई, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इसमें भी जोड़ना और घटाना संभव है। विषयों भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इसमें भी क्या है भाई, जोड़ना और घटाना संभव है। देखते हुए क्या है भाई, तो आप याद रखिएगा भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जोड़ यानी जोड़ना और घटाना क्या है भाई, संभव है। तो आप याद रख लीजिएगा यहां भी वर्ग संख्या को क्या है दोस्तों, वर्ग संख्या का स्वरूप जो है वो सटीक हो, वर्ग संख्या को पक्षों में बांटकर क्या किया जाता है, यहां पर जोड़ और घटाव को क्या किया जाता है भाई, इसमें संभव किया जाता है। तो वह किस रूप में आ जाती है, तो वह आ जाती है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में आ जाती है। और मैं यहाँ रेडिंग यूज कर लेता हूं, क्योंकि यही प्रश्न जो है वो 2018 KVS में पूछा गया है। आप लाइव क्लास में यहाँ जुड़ते हैं, उनके बेनिफिट यही होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा देखो एक रिकॉर्डेड मोड में जो आप वीडियो देखेंगे वो भी अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ आपको पता चल जाएगा यार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है 2018 KVS में, यही पूछा गया है कि इनमें से लगभग पक्षात्मक पद्धति कौन सी है, तो इनमें से लगभग पक्षात्मक जो है वो एक तो UDC है और एक क्या है भाई, एक BC है। एक क्या है भाई, तो एक BC है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों यह किस में शामिल हो जाएंगे, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है यह किस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा यह शामिल हो जाएंगे किस में भाई, तो आप याद रख लीजिएगा दोस्तों यह दोनों पद्धतियां जो हैं वो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में या लगभग पक्षात्मक मेथड में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। एक यहां पर प्रश्न बनता है आपके दिमाग में चल रहा, क्या CC के 1 से लेकर 3 तक के जो संस्करण थे क्या वो भी यहां पर शामिल हो सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं, कतई उसमें वो नहीं है, लेकिन यहां पर दोस्तों CC जो है उसमें पूर्णतया यानी यहाँ पर भविष्य की संभावनाओं देखते हुए जोड़ना घटाना वहाँ भी था, विषयों को पक्षों में भी बांटा गया था, लेकिन CC की अगर बात करें तो CC में रिजली था, वो रिजली यानी जहाँ पर दबाव के साथ में क्या किया जाए, या एक यूँ मान लीजिएगा कि एक इस स्वरूप में कि हाँ अपने को तैयार करना ही पड़ेगा
उस स्वरूप में क्या किया गया, विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटा गया, और विभिन्न विषय पक्षों में यह बांटने का जो फंडा है दोस्तों, यह किस में शामिल किया गया है, तो आप याद रख लीजिएगा यह सीसी में भी क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन उसको कहाँ नहीं शामिल कर सकते अपन, उसको अपन लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण में क्या नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण है, दोनों के सन भी यहाँ कर देते हैं। देखो एक है 1905 में, और इसकी बात करें दोस्तों तो ये है 1935 में। दोनों के क्या हो गए हैं, सन यहाँ पर क्या हो चुके हैं भाई, शामिल हो चुके हैं। तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का यह स्वरूप भी यहाँ क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले वही तरीका, 4 नंबर में आ गए अपन अपन कहाँ आ गए भाई, 4 नंबर में आ गए हैं, और 4 नंबर में अपन नाम डाल रहे हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। 4 में अपन नाम डाल रहे हैं क्या भाई, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। यह अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, नाम शामिल कर रहे हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह स्वरूप किसके द्वारा उद्घाटित है, तो आप याद रखिएगा इसका अंग्रेजी नाम, सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा अंग्रेजी नाम यह है रिजली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। रिजली फैसेटेड क्लासिफिकेशन है दोस्तों। यह किस व्यक्ति के द्वारा इजाद किया गया, जो अभी अपन ने बोला वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किस में शामिल होगा, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को भी शामिल करेंगे फर्स्ट मेथड में, जब रिपीट करेंगे उस दौरान बात करेंगे, ठीक है ना नवरत्न। तो सबसे पहले तो रिजली, ये रिजली का मतलब क्या है, यहाँ भी वही तरीका है, देखो बने बनाए वर्गांक है, वहाँ भी क्या है भाई, बने बनाए अंकन है, बने बनाए अंकन उपलब्ध है यहाँ भी। लेकिन इसमें है क्या, देखो बने बनाए अंकन उपलब्ध है, तरीका आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, बने बनाए अंकन उपलब्ध है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है भाई, किसके आधार पर क्या किया जाता है, विषयों को क्या कर दिया जाता है, विभिन्न पक्षों में बांट दिया जाता है। विषयों को क्या कर दिया जाता है, विभिन्न पक्षों में बांट दिया जाता है, और पक्षों में बांटकर, पक्षों में क्या कर दिया जाता है, विभिन्न पक्षों में बांटकर यानी बांट दिया जाता है। और बांटकर क्या किया जाता है, देखो बांटकर क्या, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दबाव स्वरूप, आपको क्या है भाई, दबाव स्वरूप, या यूं समझिएगा कि आप उसको उत्तरदायित्वपूर्ण उस काम को आपको क्या करना पड़ेगा, संपादित करना ही पड़ेगा। उस स्वरूप में क्या हो जाएगा भाई, वो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक हो जाएगा, रिजली फैसेटेड क्लासिफिकेशन के रूप में हो जाएगा। और यहाँ भी आप याद रखिएगा इसके निर्माता कौन है, इस काम को कौन भलीभांति करते हैं, तो इसको करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इसको करते हैं कौन भाई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और किस में इसको शामिल किया, तो वो भी आप याद रखिएगा, सीसी में इसको शामिल किया। और सीसी का भी कौन सा एडिशन, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सीसी में भी आप याद रखिएगा, सीसी का एडिशन 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक के जो संस्करण हैं, 1 से 3 तक के जो संस्करण हैं वो पूर्णतया किस स्वरूप में है, तो 1 से 3 तक के जो हैं वो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक स्वरूप में क्या हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे बढ़ते हुए, अपन बात करेंगे 5 नंबर पे। अपन 5 नंबर पे जिस मेथड को शामिल करेंगे, यानी 5 पे आ गए हैं दोस्तों। चलते चलते थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो, ये चीज़ें आपके सारी क्या हो दोस्तों, दिमाग में हो। आप इसको दिमाग से याद रखेंगे तो यूँ समझिएगा कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप इसमें रट्टाफिकेशन करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। तो रटने का मेथड नहीं है, तरीके जैसे मैंने कहा ना, सारे के सारे दिमाग के। आप मेरे को रात को 12 बजे भी पूछ सकते हैं ये कि ये कौन सी वर्गीकरण पद्धति किस में शामिल होगी, उसको अपन यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना। यानी सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, थोड़ा सा आप लिख कर अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा। ये दोस्तों ये बनेगी क्या, ये बनेगी लगभग मुक्त पक्षात्मक। ये बनेगा 5वां जो प्रकार है वो बन जाएगा क्या, लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, इसमें भी ये क्या है, क्यों किया गया है, क्या इसको कहेंगे या इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, उसको अपन शामिल कर लेते हैं। लगभग से आप लीजिएगा, पहले तो लीजिएगा ऑलमोस्ट, मुक्त से लीजिएगा दोस्तों फ्रीली, मुक्त से लीजिएगा क्या, फ्रीली, और पक्षात्मक से लीजिएगा फैसेटेड, पक्षात्मक से लीजिएगा क्या, फैसेटेड, यानी फुल्ली, ऑलमोस्ट, फ्रीली फैसेटेड वर्ग क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों वो क्या है, लगभग मुक्त पक्षात्मक है। तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी वो का वही रहा,
इसमें भी क्या रहा, वो का वही रहा, यानी बने बनाए वर्गांक तो उपलब्ध है, यहाँ भी बने बनाए अंकन तो उपलब्ध है। बने बनाए क्या है भाई, अंकन तो यहाँ भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर सीन क्या हुआ और किस संस्करण को शामिल किया वो भी अपन यहाँ शामिल कर लेते हैं। बने बनाए अंकन तो उपलब्ध है यहाँ पर, लेकिन आपको बने बनाए अंकन के साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, देखो आपको याद रखना पड़ेगा कि बने बनाए अंकन तो उपलब्ध है, जिनको क्या किया गया है, जिसमें क्या किया गया है भाई, विषयों को, जिसमें क्या किया गया है, विषयों को विभिन्न पक्षों में भी बांटा गया है। विषयों को क्या किया गया है, तो आप याद रखिएगा विभिन्न पक्षों में भी बांटा गया है। विभिन्न पक्षों में भी क्या किया गया है, पक्षों में भी क्या किया गया है, बांटा गया है। तो फिर इसमें पहले 1 से 3 में इसमें फर्क क्या रहा, फिर ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ से। 1 से 3 में इनमें फर्क रहा, देखो क्या फर्क रहा, यहाँ पर विभिन्न पक्षों में बांट तो दिया, लेकिन बांटने के बाद में जो काम इसमें किया गया वो इस मेथड में नहीं किया गया, यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक में नहीं किया गया। तो क्या किया गया यहाँ पर वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें किया गया कि विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटा गया, लेकिन बांटने के साथ में क्या किया गया, जो भी पक्ष शामिल किए गए उन सभी पक्षों को क्या प्रदान किए गए, पक्षों को चिन्हों के रूप में क्या किया गया भाई, चिन्हों के रूप में उनको वर्ग संख्या, चिन्हों के रूप में वर्ग संख्या निर्मित की गई। चिन्हों के रूप में क्या की गई भाई, उनकी वर्ग संख्या जो है वो क्या की गई, वो निर्मित की गई। और यह काम भी कौन करते हैं दोस्तों, तो वो भी आप याद रखिएगा, यह काम भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही करते हैं। ये काम भी कौन करते हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही करते हैं। आगे जैसे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर रंगनाथन तो सारे काम कर रहा है, नहीं, अगला जो सीसी का तीसरा जो पड़ा होगा उसको रंगनाथन जी नहीं करते हैं। तो सीसी का इसमें कौन सा एडिशन शामिल हुआ, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सीसी और सीसी में बात करें तो सीसी का एडिशन, कौन सा एडिशन, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 4 to 6 के साथ मैंने आर लिख दिया है, यानी 4 to 6 के बाद में आर लिख दिया है। आर का मतलब छठवां रीप्रिंट एडिशन तक, रीप्रिंट जो संस्करण है वहां तक सीसी क्या है दोस्तों, तो वहां तक सीसी जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन है, यानी लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में क्या होती है, सीसी जो है वो दिखाई पड़ती है। लगभग मुक्त पक्षात्मक स्वरूप तक सीसी क्या होती है दोस्तों, दिखाई पड़ती है। यहाँ पर 2 में अपन ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को शामिल किया है। आगे इसका एक और जो पार्ट अपन यहाँ लेंगे उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका सीसी का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट और स्पाइसेज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का छठवां महत्वपूर्ण प्रकार या टाइप। तो सबसे पहले तो छठवां महत्वपूर्ण प्रकार शामिल करते हैं। जैसा अपन ने लिखा है छठवें में नाम में लिखा अपन ने क्या, अपन ने लिखा पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। ये तो है क्या, छठवां प्रकार। ये तो क्या है दोस्तों, ये तो है छठवां प्रकार। इसको भी आप लीजिए, इसको भी आप ले लेते हैं। देखो इसको भी आपको याद रखना अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में सबसे पहले आप लीजिएगा पूर्णतः को लीजिएगा फुल्ली, और यहाँ पर मुक्त को लीजिए दोस्तों फ्रीली, और फेसेटेड इसको पक्षात्मक को लीजिएगा फेसेटेड, और ये बन जाएगी क्या भाई, ये बन जाएगा क्या भाई, क्लासिफिकेशन। ये बन जाएगा क्या भाई, क्लासिफिकेशन, यानी छठवां महत्वपूर्ण प्रकार है। और यहाँ भी आपको सीधी सीधी बस एक ही बात याद रखनी है, बने बनाए वर्गांक है, बने बनाए क्या है भाई, अंकन है, बने बनाए अंकन उपलब्ध हैं, और इन अंकन को पूर्णतः, इन अंकन को क्या किया गया है भाई, पूर्णतः क्या किया गया है, पूर्णतः इसको विभिन्न विषयों को, पूर्णतः विषयों को क्या किया गया है भाई, विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटा गया है। विभिन्न पक्षों में क्या किया गया है भाई, विभिन्न पक्षों में क्या किया गया है, तो आप याद रखिएगा विभिन्न पक्षों में बांटा गया है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा पक्षों में बांटने के बाद में किसका प्रयोग किया गया है, तो चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगर संख्या भी पूछ ली जाए, यहाँ पर संख्या भी पूछ ली जाए तो संख्या तक आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। संख्या याद रखिएगा 74 सिंबल्स जो है, प्रतीक या चिन्ह जो है वो क्या किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर यूज किए गए हैं। और किसके द्वारा किए गए हैं, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक आपको याद रखना पड़ेगा एस सीतारामा को, एक आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों एस सीतारामा को,
दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा ए नीलमेघनन को, और तीसरा जो अंतिम है दोस्तों वो आपको याद रखना पड़ेगा एम गोपीनाथ को याद रखना पड़ेगा। ये तीनों क्या करते हैं दोस्तों, इस स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। और इसमें क्या शामिल हो जाएगा तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सीसी का कौन सा एडिशन, तो याद रखिएगा दोस्तों सीसी का 7वां संस्करण यानी 7th एडिशन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा भाई, वो इसमें शामिल हो जाएगा। दोस्तों 6 महत्वपूर्ण प्रकार है और एकदम से सरलीकृत भाषा में आसानी से आप पूरा वीडियो देखेंगे, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। ये 101% गारंटी है हमारी, यानी करने का मतलब सरल भाषा में, और सरल भाषा सीधे दिमाग को छू ले, ऐसा स्वरूप यहाँ पर हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं, आप ये समझिएगा कि आपके सीधे सीधे दिमाग में छप जाएंगे। एक बार पूरा देख लेते हैं, साथ में अपन यहाँ पर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को भी शामिल करते हैं। अपन ने शामिल किया है स्पाइसेज या स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों की प्रजातियां या उनके प्रकार किसके आधार पे होते हैं, तो 3 नाम लिए हैं। साथ में अपन ने यहाँ पर 3 जो मूल स्वरूप है उसको शामिल किया है, और इसके आगे अपन ने 4, 5 और 6 में क्या किया है, इस स्वरूप को शामिल किया है। कौन सी ऐसी पद्धति है उसका अपन ने यहाँ पर जो नाम है वो लिया है, किस तरीके से यह बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं, या किस में जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यहाँ पर LCC और RIC को शामिल कर दिया है। साथ ही अपन ने शामिल किया लगभग परिगणनात्मक में, तो यहाँ पर अपन ने DDC और SC को शामिल किया है। क्या है क्या नहीं है वो स्वरूप शामिल किया है। ये प्रश्न जो है वो KVS एग्जाम 2018 में आया हुआ है। किस में शामिल हुआ है भाई, KVS एग्जाम 2018 में यह प्रश्न क्या रहा है, शामिल रहा है, तो वो बात भी अपन ने यहाँ शामिल कर दी है। साथ ही CC जो है जहाँ से शुरू होती है, यानी 1 से 3 अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, CC में ही 4 से 6 R का मतलब रीप्रिंट बोले तो लगभग मुक्त पक्षात्मक है, और CC में बोले तो 7 है, तो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक के स्वरूप को अपन ने क्या कर दिया है दोस्तों, शामिल कर दिया है। तो आप पूरा कंटेंट एक बार देखेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना, पूर्णतया सरलीकृत लैंग्वेज यानी एकदम से आसान भाषा में अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे आधार स्तंभ आप ही हैं दोस्तों, आप इस काम को करेंगे। इसी यहाँ पर शामिल हो जाएगा, किसमें, इसी को अपन ने लिया नहीं, देखो इसी शामिल हो जाएगा जो अपन ने सबसे पहला जो स्वरूप शामिल किया है दोस्तों, सबसे पहला जो स्वरूप शामिल किया है यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पर इसी शामिल हो जाएगा। शुद्ध परिगणनात्मक स्वरूप में डॉक्टर मेलविन डेवी जो है दोस्तों, उनके अनुकरणीय स्वरूप में ही क्या शामिल हुई है, इसी शामिल हुई है। यानी CA कटर महोदय के द्वारा जो स्वरूप बना था उसी को अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। पूरा जो मामला है वो आराम से आपको अच्छा लगेगा, और एक बार देखते ही पूरा कंटेंट जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आज 13 जनवरी है, आज की अपनी लास्ट क्लास होगी दोस्तों, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा अभी, हाँ शायद वो तो देखो आप पे डिपेंड है। आज 13 जनवरी है, कल 14 और 15 2 जनवरी यानी 2 दिन है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 2 जो राशियों का जो संक्रमण है या जो भी है, से ऊपर से जा रहा है, क्या है दोबारा देखना पड़ेगा, अभी तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। तो हाँ, इसको आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। मकर संक्रांति है कल का दिन, तो कल और परसों 2 दिन का अपन अवकाश रखेंगे। इस दौरान आप जितने भी वीडियो उनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आपके लिए मकर संक्रांति का यह जो पर्व है वो दान पुण्य वाला हो, और शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता है दोस्तों। आप ये समझिएगा कि आप अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसे गरीब बच्चे जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उनको आप पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। और आप इस प्रयास में अगर कुछ धनराशि भी आप देते हैं, तो मेरे हिसाब से मकर संक्रांति का एक जो सबसे बड़ा जो आपकी तरफ से योगदान होना चाहिए ना, वो इसमें शामिल रहेगा। तो आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मिलेंगे अब अपन मंडे को उसी टाइम जो अपना टाइम सेट है, तो दोबारा मिलेंगे 16 जनवरी, यानी 14-15 2 दिन का अवकाश रहेगा। 16 जनवरी इसी टाइम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक मस्त रहिए और हंसते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।